नमस्कार मित्रों, भूगोल के अध्ययन की अगली श्रृंखला के रूप में भारत का भूगोल चल रहा है। इसमें आज हम करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप या भौगोलिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भौतिक स्वरूप की बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें अध्ययन करना पड़ेगा उच्चावच का, और उच्चावच के आधार पर ही भौतिक स्वरूप का निर्धारण होता है। एक चित्र या डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। यह है सी लेवल, सागर तल। इसके जस्ट इसमें भी अनेक प्रकार की संरचनाएं ऊंचाई के आधार पर विभाजित की जाती हैं। सबसे नीचे मैदान। मैदान वह स्थिति होती है जिसमें समतल भाग होता है और जिसकी सामान्य ऊंचाई कितनी होती है, 200 से लेकर के 300 मीटर। 200 से 300 मीटर। इसके बाद मैदान से अपेक्षाकृत ऊंचाई में भाग होता है पठार, और पठार की सामान्यतः ऊंचाई होती है 300 से लेकर के 600 मीटर तक। 300 से 600 मीटर। और पठार से अपेक्षाकृत ऊंचा भाग होता है, वो कहलाता है पहाड़ी, और पहाड़ी की सामान्यतः ऊंचाई होती है 1000 मीटर तक। और 1000 से अधिक ऊंचाई वाले भाग पर्वतीय भाग कहलाते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हमें उच्चावच की जानकारी मिलती है, और इसी उच्चावच के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में विभाजित किया गया। अब पहले तो देख लेते हैं इनकी परिभाषा क्या है। मैदान वह समतल भूभाग जो नदियों द्वारा निक्षेपण से निर्मित हुआ हो और जिसकी सामान्य ऊंचाई 200 से लेकर के 300 मीटर होती हो, मैदान कहलाता है। पठार, पठार सामान्यतः ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो लावा समतल रूप में जमा होता है। ऊपर से ऊंचाई इनकी समतल होती है, लेकिन मैदान की अपेक्षा इसकी ऊंचाई अधिक होती है। क्या कहलाता है? पठार। और पहाड़ियां उबड़ खाबड़ भूभाग होते हैं और पठार की अपेक्षाकृत ऊंचे, लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई होती है, पहाड़ी कहलाती है। और जिसकी तीव्र ढलान हो और 1000 से अधिक ऊंचाई, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक स्वरूप में। भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। भौतिक स्वरूप को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम एक नक्शे के माध्यम से समझते हैं। ऊपर वाला भाग पर्वतीय, पर्वतीय भाग के जस्ट नीचे वाला भाग जो मध्यवर्ती मैदानी भाग है, जो गंगा, यमुना, सिंधु नदी तंत्र की, सतलज आदि नदियां और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान के निक्षेपण के द्वारा निर्माण होता है, वो भाग कहलाता है मैदानी भाग। और इस मैदानी भाग का ही एक पार्ट है जो मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, लेकिन इसको अलग से भौतिक स्वरूप का दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन राजस्थान भूगोल के संदर्भ में इसको अलग से एक भौतिक स्वरूप माना गया। और नीचे वाले प्रायद्वीपीय भाग में
एक त्रिभुजाकार आकृति में पठारी भाग है, और दोनों ओर अरब सागर यानी कि पश्चिमी भाग में पश्चिमी तटवर्ती मैदान और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, पूर्वी तटवर्ती मैदान अवस्थित है। इसके अलावा पांचवी संरचना के रूप में हमारे सामने आता है द्वीपीय भाग, द्वीपीय प्रदेश। इसके अलावा एक बीच बीच में यहाँ पे पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला और मध्य में विंध्याचल की पहाड़ियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां, पहाड़ी प्रदेश, जो कि एक प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही हिस्सा है। तो मुख्यतः मेजर पार्ट की बात करें तो एक तो हो गया हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भौतिक स्वरूप में हो गया मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा हो जाएगा तटवर्ती मैदानी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, पांचवा अंतिम पार्ट हो जाएगा द्वीपीय प्रदेश। अब बात करेंगे आज हिमालय पर्वतीय प्रदेश की। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई, क्योंकि दो प्लेटें, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय एक महाद्वीप और एक महासागर था। जो महाद्वीप था वो तो था पेंजिया, और जो महासागर था पेंथालासा। पेंथालासा महासागर के बीच में एक दरार उत्पन्न हुई, भूसन्नति की उत्पत्ति हुई, और उस भूसन्नति में एक सागर की उत्पत्ति हुई। उस सागर को तैतीस सागर के नाम से जाना जाता था। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो अलग अलग टुकड़े हो गए थे पेंजिया महाद्वीप के। अंगारा लैंड उत्तरी भाग था और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग था। धीरे धीरे गोंडवाना लैंड के भाग में भी अनेक प्रकार की दरारें उत्पन्न हुई और अलग अलग चट्टानों में टूट गए, अलग अलग महाद्वीपीय चट्टानों के रूप में विस्तृत भूखंडों में टूट गया। और इसमें से एक प्लेट होती है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और अंगारा लैंड की एक प्लेट होती है यूरेशियाई प्लेट। दोनों प्लेटें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार बात करें तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती हैं, और दोनों प्लेटें आपस में खिसकते खिसकते एक दूसरे से टकरा जाती हैं। जो भारी प्लेट होती हैं वो तो जमीन के अंदर नीचे धंस जाती हैं, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं। इन दोनों के मिलन के द्वारा जो बीच में तैतीस सागर था वो नष्ट हो गया, और इसकी जगह एक पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, और वो पर्वतीय क्षेत्र के रूप में हमारे सामने उभर के आया हिमालय पर्वत। और इसे वर्तमान में नवीन वलित पर्वत का दर्जा दिया जाता है, नवीन वलित पर्वतमाला का दर्जा दिया जाता है। इस नवीन वलित पर्वतमाला के बारे में बात की जाए तो इसका भी वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है। एक हो जाएगा ट्रांस हिमालय, या इसे पार हिमालय भी कहा जाता है, और ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट हैं जो कि उत्तर से दक्षिण क्रमशः निम्नलिखित है।
3 श्रेणियों में। काराकोरम श्रेणी, परीक्षा में प्रश्न बनता है इसे उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। काराकोरम श्रेणी, दूसरी श्रेणी हो जाएगी लद्दाख श्रेणी, और तीसरी हो जाएगी जास्कर श्रेणी। ये 3 पार्ट तो हो गए ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के। इसके बाद में दूसरा वर्गीकरण आता है वृहद हिमालय। या इसे हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको भी वापस 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, और ये 3 भाग हैं महान हिमालय या वृहद हिमालय, महान हिमालय या वृहद हिमालय, और इसी पर्वतमाला पर अवस्थित है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित भाग यही है। दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका लघु हिमालय, और तीसरा पार्ट हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। इसके अलावा इसका एक और वर्गीकरण मिलता है जिसे कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां, और पूर्वांचल की पहाड़ियां में जो पूर्वोत्तर के राज्य है, जिसमें मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये वाले भाग में जो पहाड़ियां विस्तृत हैं, जैसे मिरी, अबोहर, डाफला आदि पहाड़ियां पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग कहलाती हैं, जो कि इसको अलग से पढ़ लेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। और इसके अलावा एक और वर्गीकरण मिलता है जो होता है प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में मिलता है। पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, दूसरा हो जाएगा कुमायूं हिमालय, इन वर्गीकरण का आधार नदियों के आधार पर है। तीसरा वर्गीकरण हो जाएगा, और इस वर्गीकरण को देने वाले थे सिडनी बुरार्ड। ये वर्गीकरण किसने किया था? सिडनी बुरार्ड ने वर्गीकरण किया था। इसका आधार क्या रखा था? नदियों के बीच। सिंधु नदी के गार्ज से प्रारंभ किया, सिंधु नदी से सतलज नदी तक, और सतलज नदी के बीच का भाग क्या कहलाया? पंजाब हिमालय। फिर दूसरा आता है सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी, और ये कहलाया कुमायूं हिमालय। तीसरा बड़ा पार्ट है नेपाल हिमालय, और इसका क्षेत्र है काली नदी से तीस्ता नदी। और चौथा भाग है असम हिमालय। और इसका भाग हो जाएगा तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक।
अब बात करें सबसे बड़े हिमालय की इसमें, और सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाला 800 किलोमीटर ऊंचाई, 800 किलोमीटर भाग में विस्तृत है नेपाल हिमालय, और इसी में स्थित है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न बनता है प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो नेपाल हिमालय। और किस नदी से किस नदी के बीच में, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। विस्तार कितना है, 800 किलोमीटर, और इसमें ही सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848.86 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अब बात करते हैं इन हिमालय के भागों पर अलग अलग से। पहला है हमारा टॉपिक ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 4500 से लेकर के 5500 मीटर तक। औसत ऊंचाई कितनी है, 4500 से 5500 मीटर। और इसी का भाग है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, क्योंकि 3 पढ़ी थी हमने क्रमश। कौन कौन सी ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब बात करेंगे काराकोरम के बारे में। काराकोरम की बात की जाए तो ये, इसमें सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, सबसे ऊंची चोटी। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूछ ले भारत में स्थित, तो भारत में स्थित नहीं है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी काराकोरम। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से हिमनद अवस्थित हैं वो भी देख लेते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में अवस्थित हिमनद, हिमनदों की बात की जाए तो सबसे ऊंचा हिमनद है सियाचिन। सियाचिन हिमनद, ये सबसे ऊंचा स्थल, युद्ध स्थल है, और भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। पहली विशेषता तो हो जाएगी भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा, तो सियाचिन हिमनद।
सबसे ऊंचा हिमनद। और दूसरी इसकी पहचान है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसके अलावा साल्टोरा और बाल्टोरा हिमनद, साल्टोरा व बाल्टोरा हिमनद, बाल्टोरा हिमनद। इसके अलावा एक हिमनद है हुंजा हिमनद, हुंजा हिमनद। ये तो हो गए प्रमुख हिमनद। और काराकोरम की बात की जाए तो यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा। और विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है तो इसकी ऊंचाई भी पूछ ले तो ध्यान रखना है 4500 मीटर। वापस देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। और जो कि भारत का सबसे ऊंचा हिमनद है और सबसे बड़ा भी है। और इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सा हिमनद है? तो साल्टोरा हिमनद है, बाल्टोरा हिमनद है और हुंजा हिमनद है। और इसकी और क्या विशेषता है कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट, ट्रांस हिमालय पार हिमालय का लद्दाख श्रेणी। लद्दाख क्षेत्र को शीत मरुस्थल का भी दर्जा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होती है, वर्षा नहीं के बराबर होती है, इसलिए ये एक ठंडा मरुस्थल है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोशी। राकापोशी सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख श्रेणी की। और इसकी विशेषता है विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है ये, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी। और इसे कैलाश पर्वत श्रृंखला की यात्रा भी होती है। कैलाश पर्वत श्रृंखला इसी का भाग है। इसके अलावा लद्दाख श्रेणी की बात करें तो यहाँ पे भारत में सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट इसी क्षेत्र में मिलता है, बाकी किसी भी स्थान पे नहीं मिलता है। एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं जिसमें सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट। भारत में दूसरा वैसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कोयले की बात करें तो लिग्नाइट है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में मिलता था, लेकिन लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में ये एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला केवल लद्दाख श्रेणी में ही पाया जाता है। और सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के समांतर चलती है। सिंधु नदी
लद्दाख एवं जास्कर के समांतर चलती हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के समांतर चलती हैं। और इसकी एक विशेषता भी है कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी, जो कि बुंची नामक स्थान पर लगभग 5000 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है लेह। और लद्दाख की राजधानी भी किसको बनाया गया, लेह को। पूछ ले लद्दाख की राजधानी लेह किसके किनारे बसी हुई है, तो सिंधु नदी के किनारे। भारत में सबसे कम वर्षा भी किस भाग में होती है, तो लद्दाख में। भारत की सबसे कम या न्यूनतम वर्षा भी लद्दाख श्रेणी में होती है। शीत मरुस्थल, इसीलिए इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट श्रेणी की, इसी का भाग है जास्कर पर्वत। जास्कर पर्वत श्रृंखला। एक बात तो ध्यान में आ गई कि तीनों का क्रमश किस प्रकार से ध्यान रखना है। सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, और तीसरी हो जाएगी जास्कर। और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी चलती है, तो सिंधु नदी। इसके विस्तार की बात की जाए तो एक तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, वह हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। विस्तृत। दूसरी बात की जाए इसके संदर्भ में तो जास्कर पर्वत में शेषनाग और वेरीनाग जिले स्थित हैं। दो जिले हैं, शेषनाग व वेरीनाग, दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। जिले अवस्थित है और ये दोनों मीठे पानी के स्रोत हैं। है कहां पे, तो एचपी में। शेषनाग झील से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। और झेलम नदी पे एक झील है वुलर झील। वुलर झील, और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। भारत एवं पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और झेलम नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ये तो हो गई तीनों पर्वत श्रेणियों के बारे में बात, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब बात करते हैं हिमालय की। इसका भी 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, और महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय शिवालिक
श्रेणी। हिमालय की उत्पत्ति की बात की जाए तो साइनोजोइक महाकल्प के तृतीय युग में हुआ, के तृतीय युग में इसकी उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति का कारण तो हमने देख लिया, गहती सागर की वजह से ही इसकी उत्पत्ति होती है। लगभग बात करें वर्षों में तो 160 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी उत्पत्ति, 60 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व। और ये निर्मित है औषधि चट्टानों से, सेडिमेंट्री रॉक से निर्माण हुआ इसका। औषधि चट्टानों से निर्मित है। तैतीस सागर का अवशेष है। तैतीस सागर का अवशेष है। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो एक तो मरुस्थलीय क्षेत्र पश्चिमी और हिमालय पर्वत दोनों ही तैतीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला। सबसे लंबी की बात की जाए तो एंडीज दक्षिण अमेरिका, दूसरी रॉकीज, तीसरी हो जाएगी हिमालय और चौथी हो जाएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछते हैं, क्रम से ध्यान रख लेना। सबसे लंबी एंडीज यह है दक्षिण अमेरिका में। दूसरी की बात की जाए तो रॉकीज, ये हो जाएगी उत्तरी अमेरिका में। तीसरी की बात की जाए तो हिमालय, ये अवस्थित है एशिया में। और चौथी की बात की जाए तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये पड़ जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। ये तो हो गई हिमालय के संदर्भ में जानकारी। अब बात करते हैं हिमालय का भी 3 भागों में वर्गीकरण किया गया। उसका पहला पार्ट है वृहद हिमालय या महान हिमालय। वृहद हिमालय या महान हिमालय। वृहद हिमालय या महान हिमालय की बात की जाए तो इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। एक नाम आता है हिमाद्री हिमालय। और इसके औसत ऊंचाई की बात की जाए, औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 6000 से 6000 या 6100 मीटर है इसकी ऊंचाई। और इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश है। विस्तार की बात की जाए
नंगा पर्वत से नामचा बरुआ, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है, तक विस्तृत। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2400 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई की बात की जाए तो 25 किलोमीटर चौड़ाई है, 25 किलोमीटर चौड़ाई। ये तो हो गया इसका विस्तार। और वृहद हिमालय या महान हिमालय में स्थित प्रमुख हिमनद की बात की जाए तो कौन कौन से हिमनद हैं? जो कि क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पहले हो जाएगा यमुनोत्री, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः यमुनोत्री, यहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में दूसरा हो जाएगा गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है। तीसरा केदारनाथ, चौथा हो जाएगा बद्रीनाथ, पांचवा हो जाएगा मिलाम, छठा हो जाएगा गोसाईनाथ, गोसाईनाथ धाम, और अगला हो जाएगा जम्मू ग्लेशियर, और जम्मू ग्लेशियर पड़ता है सिक्किम में। ये तो हो गए पश्चिम से पूर्व की ओर वृहद हिमालय या महान हिमालय के हिमनद। अब बात करें इसके ऊपर पाई जाने वाली चोटियों की। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। सर्वोच्च शिखर की बात की जाए, सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, और ये अवस्थित है नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है। और दूसरा पर्वत शिखर है ऊंचाई के आधार पे कंचनजंगा, ये चोटी है कंचनजंगा, और कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में, सिक्किम। ये भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका नाम एक और भी मिलता है, मान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट इससे अगली चोटी की, मकालू, जिसकी ऊंचाई है 8,411 मीटर। धौलाधर या धौलागिरी, धौलाधर, इसकी ऊंचाई है 8,178 मीटर, 8,178 मीटर। धौलाधर के बाद में क्रमशः है मनसालू, और मनसालू की ऊंचाई है 8,154 मीटर, 8,154 मीटर।
इसके बाद में आ जाएगी क्रमशः नंगा देवी, और नंगा देवी की ऊंचाई हो जाएगी, नंगा पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 8,119 मीटर। नंदा देवी है, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत 8,119 मीटर। नंगा पर्वत के बाद में हो जाएगी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा की ऊंचाई हो जाएगी 8,073 मीटर। और नंदा देवी, नंदा देवी 7वीं ऊंची चोटी हो जाएगी मान हिमालय की, जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर, 7,817 मीटर। ये तो हो गई वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां। और भारत के संदर्भ में पूछे तो भारत की भारत में अवस्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो नंदा देवी है, और भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है तो कंचनजंगा। सीधा पूछ ले भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू गॉडविन ऑस्टिन। और भारत में अवस्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो नंदा देवी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।